हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? चलो ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें हमने बताया कि स्थितिकी, तुलनात्मक स्थितिकी व प्रायोगिकी क्या है। और उनमें से अपन ने स्थितिकी के बारे में आमतौर पर पढ़ लिया था। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तुलनात्मक स्थितिकी विश्लेषण। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? तुलनात्मक स्थिति विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, अथवा इसे तुलनात्मक स्थितिकी भी कहते हैं, कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस कहेंगे। पिछले जो आपने स्थितिकी विश्लेषण पढ़ा था उसमें देखा था, हमने पढ़ा था कि उसके तहत न तो समय तत्वों का ध्यान रखा जाता है, न परिवर्तन के पथ का ध्यान रखा जाता है। तो तुलनात्मक स्थिति के अंदर जब हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर जाते हैं, एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर कैसे जाएंगे? जैसे राष्ट्रीय आय का एक स्तर है, मान लीजिए 1000 करोड़ है, उससे अपन पहुंचते हैं 2000 करोड़ पर जा रहे हैं और उनके हम परस्पर तुलना करते हैं। क्या करते हैं? परस्पर तुलना करते हैं दो संतुलन बिंदुओं की। यह स्थितिक विश्लेषण व प्रायोगिक विश्लेषण के बीच की अवस्था होती है, यानी न तो ये पूर्णतया स्थितिक विश्लेषण होता है, न ही पूर्णतया प्रायोगिक विश्लेषण होता है। इसमें एक तत्व के परिवर्तन के पथ पर कोई विचार नहीं किया जाता। यह स्थितिकी तो इसलिए है क्योंकि इसमें टाइमलेस होता है, समय तत्व पर ध्यान नहीं दिया जाता, जैसा कि स्थितिकी विश्लेषण में नहीं ध्यान दिया जाता। और तुलनात्मक इसलिए है क्योंकि इसमें दो संतुलन की दशाओं की परस्पर तुलना की जाती है कि संतुलन ई पर क्या संतुलन था और संतुलन ई1 पर क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है। स्टूडेंट्स, लिप्से व क्रिस्टल एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने बताया कि परिभाषा दी इसकी तुलनात्मक स्थिति की विश्लेषण की। क्या परिभाषा दी? कि तुलनात्मक स्थिति संक्षेप में तुलनात्मक स्थिति की संतुलन विश्लेषण में किसी चल राशि के किसी वेरिएबल के परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी कोई चल राशि परिवर्तित हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका अध्ययन इसमें हम करते हैं। जहां परिवर्तन से पहले यानी उसका जो मूल संतुलन था वो, और जो नया संतुलन है उसकी स्थितिक संतुलन की दशाओं की तुलना की जाती है। इसलिए बच्चों इसे तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण कहते हैं। अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। बच्चों, प्रारंभ में संतुलन जो आपका डायग्राम है, y पर अक्ष पर आपकी आय दी हुई है और x अक्ष पर आपकी राष्ट्रीय आय दी हुई है। जो y अक्ष है इस पर उपभोग और निवेश दिया हुआ है। C यानी कंजप्शन, I यानी इन्वेस्टमेंट, निवेश दिया हुआ है। अब इसमें जो आपने पिछले स्थितिक विश्लेषण में भी इसी डायग्राम का अध्ययन किया था, लेकिन उसमें परिवर्तन हमने नहीं देखा था, केवल एक सिंपल सा डायग्राम हमने बनाया था और उसके माध्यम से एक मूलभूत समीकरण के बारे में, मूलभूत संतुलन के बारे में ही हमने पढ़ा था। बच्चों, जो 45 डिग्री रेखा है यह संतुलन रेखा है, यानी इस पर ये राष्ट्रीय आय की रेखा है। इस राष्ट्रीय आय की रेखा को उपभोग और निवेश की मिलकर C प्लस I मिलकर जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वो संतुलन का बिंदु होगा। अब जो ये दी हुई अर्थव्यवस्था है इसके अनुसार C तो क्या है? कंजप्शन है, यानी यहाँ से लेकर ओरिजिन बिंदु से लेकर यहाँ तक उपभोग है। अब उपभोग और इसके बाद में जो गैप है, ये वाला गैप है, ये निवेश राशि के बराबर है। इन दोनों को जोड़ने पर एक नई रेखा प्राप्त होती है जिसे हम C प्लस I रेखा के नाम से परिभाषित करेंगे। अब बच्चों, जो पहला संतुलन है, उपभोग और निवेश मिलकर 45 डिग्री रेखा को E0 पर क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर संतुलन स्थापित हो जाता है अपना पहला संतुलन, जो कि स्थितिकी में भी हमने पढ़ा था। और इस संतुलन पर जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है वो y0 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब हम स्थिति विश्लेषण में यही समाप्त हो जाता है, लेकिन जब हम तुलनात्मक स्थिति विश्लेषण करते हैं तो इसमें कुछ परिवर्तन हम करते हैं। परिवर्तन क्या किया हमने? उपभोग तो ऐसे कैसे रखा पहले जितना ही, हमने निवेश को बढ़ा दिया। अब जो बढ़ा हुआ निवेश है वो इस राशि के बराबर है। अब नई रेखा बन रही है, यहाँ पर जो निवेश की रेखा है वो नई बन रही है बच्चों। ये बन गई आपकी
सी प्लस आई प्लस डेल आई यानी परिवर्तित निवेश। अब ये जो नई रेखा पर संतुलन आपका E1 पर बन रहा है, किस पर बन रहा है आपका E1 पर बन रहा है, और इससे रिगार्डिंग जो अपने पास में आई इसका संतुलन निकल कर आ रहा है वो Y1 है, यानी OY1 राशि के बराबर हमें राष्ट्रीय आय का संतुलन प्राप्त हो रहा है। अब बच्चों इस तुलनात्मक स्थिति विश्लेषण में दो बिंदुओं पर दो जो नए संतुलन है, एक E0 से कहाँ आ गया E1 पे आ गया, और एक Y0 से Y1 पर आ गया। Y0 से कहाँ आ गया Y0 से Y1 पर आ गया, और E0 से E1 पर, एक ही बात है। तो जो तुलनात्मक स्थिति विश्लेषण है इसमें ये प्रोसेस नहीं बताई जाती कि E से E1 पर कैसे गया, ये भी नहीं बताई जाती, और ये भी नहीं बताई जाती कि Y से Y1 तक का जो रास्ता है, जो पथ है, वो किस प्रकार से निर्धारित हुआ। इसलिए इसको प्रायोगिक विश्लेषण से अलग है और इसे तुलनात्मक स्थितिकी विश्लेषण कहते हैं। ये उससे अलग कैसे है, स्थितिकी विश्लेषण से, उससे स्थितिकी विश्लेषण से अलग इसलिए है कि इसमें दो अलग अलग बिंदुओं की तुलना की जाती है। संतुलन बिंदु हैं ये अलग अलग, जबकि उसमें केवल एक ही बिंदु की अध्ययन करते हैं। लेकिन प्रायोगिकी से अलग इसलिए है क्योंकि प्रायोगिक अर्थशास्त्र में ये भी बताया जाता है, प्रायोगिक विश्लेषण में ये भी बताया जाता है कि E0 से E1 तक नए संतुलन तक का इसका रास्ता क्या है, और Y0 से Y1 तक जो अर्थव्यवस्था पहुंच रही है ये किस रास्ते से पहुंच रही है, ये प्रायोगिक विश्लेषण का बिंदु है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया स्टूडेंट तो आप एक बार फिर से इसे दोबारा पढ़ें, दोबारा सुने, वीडियो को देखें, तो आपकी चीज़ और क्लियर हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।